लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Sorry for that glitch, guys. परफेक्ट। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन था सोनिया, वो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है। ऑन द फेस ऑफ अ टिकट इट इज मेंशन्ड दैट टू लुक फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस, लुक बिहाइंड मिस्टर लुक बिहाइंड। ठीक है, मिस्टर ए बॉट द टिकट बट डिडंट रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस। ही इज बाउंड by the terms and conditions. He may decide to bound by certain terms and ignore others. He is bound by all the terms and conditions whether he read it or not and none of the other. सर सी पार्ट होगा। सी पार्ट होगा क्योंकि अगर आप इसके अंदर एग्जांपल अगर आप याद करो तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो मैंने दिया था आपको जब ए जो है एयरलाइन से फ्लाई करने वाला होता है, ठीक है, और उसने जो टिकट खरीदी होती है तो अगर उस टिकट के पीछे भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, अगर वो टिकट के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी नहीं लिखी हुई तो आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एयरलाइन के डिस्प्ले बोर्ड पे लिखी होती है जो कि आपके एयरपोर्ट पे होता है। तो ये इम्प्लाइड माना जाता है कि अगर टिकट के पीछे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है तो आपने पढ़ी होगी, और आपने टिकट मिस किया है तो आपने उसका एयरप्लेन का जो डिस्प्ले बोर्ड है वो आपने पढ़ा होगा, बिकॉज आपको कहा गया था पढ़ो, और आप इवन भी अगर आप नहीं पढ़ते हो फिर भी आपको उन कंडीशन से बाउंड माना जाएगा एंड यू विल बी लायबल फॉर द थिंग्स दैट आर रिटन बिहाइंड द टिकट। ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको एक एग्जांपल से मैंने आपको रिलेट करके दिखा दिया। अब हम चले अपने यूनिट कंसीडरेशन पे। यस सर। परफेक्ट। एक सेकंड दे रहे हैं यार। तो आपको कंसिडरेशन दिख रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर? यस सर। परफेक्ट। तो हमने जो कंसिडरेशन जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, दैट इज हमने कंसिडरेशन समझा था कि उसकी मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस क्या हैं, लीगल रूल्स क्या होंगे आपके रिगार्डिंग मेरिट कंसिडरेशन, एंड रूल्स क्या होंगे आपके नो कंसिडरेशन। अगर आपकी कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बट इसकी कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस होती है। और चौथा था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि प्राइमरीली ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा, बट इसमें कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। तो हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन जो पढ़ी थी, consideration is the price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promisor। मतलब कि एक अगर promisor ने अगर कुछ promise किया है कि किसी promisee को, तो अगर promisee उसके बदले में अगर कुछ पैसे देता है to the promisor तो उसको आपको consideration माना जाएगा। ठीक है। और अगला इसमें हमने प्रॉपर जो पढ़ा था कि ये वाला हमने पढ़ा था when at the desire। अच्छा, इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखना क्योंकि आपको इस लाइन के अंदर भी देखेगी, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person had or abstained from doing anything, which means ये चला गया आपका past tense में। ठीक है, does or abstains from doing, या आ गया आपका present tense में, और promises to do or abstain from doing something, ये आपका चला गया future tense के अंदर। तो जो consideration होगी वो आपकी past obligation से या फिर past action से भी आपकी drive होगी, आपके प्रेजेंट एक्शंस और एप्लीकेशन से भी ड्राइव होगी, और आपके फ्यूचर में होने वाले एक्शंस और एप्लीकेशन से भी वो ड्राइव होगी। उस एक्ट को या फिर आप उस एक्सिस्टेंस को या प्रॉमिस को आप कंसिडरेशन कहते हो उस प्रॉमिस के बदले में। तो अगर आप एनालिसिस करते हो डेफिनेशन का, दैट इज कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। मतलब अगर आपने कुछ करने के लिए अगर आपने कुछ एक्ट किया है तो उसको आप कंसिडरेशन कहते हो। अगला कंसिडरेशन इज एब्सिस्टेंस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब या फिर अगर आप रुक जाते हो या फिर आपको रोक दिया जाता है, मतलब एब्सिस्टेंस का मतलब होता है रुकना। तो अगर आप कुछ नहीं करते हो उसके बदले में अगर आपको पैसे मिलते हैं तो उसको भी कंसिडरेशन ही कहा जाएगा।
तीसरा पॉइंट था कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब आप प्रोमिसर ने आपको कुछ करने के लिए कहा, उसके बदले में आपने उसको अगर कुछ दिया तो उसकी डिजायर के बेसिस पर आपकी कंसिडरेशन होनी चाहिए, तो ये भी एक आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसके अंदर एनी अदर पर्सन विल बी द थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल ए ने गारंटी दिया बी को कि इसको गुड्स बेच दे, और अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो सी पेमेंट करेगा, ठीक है। सॉरी, ए ने गारंटी दिया बी को कि सी को गुड्स बेच दे, अगर सी पेमेंट नहीं करता है तो ए पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे ए हुआ आपका एनी अदर पर्सन, बी एंड सी हुए आपके वन पार्टी एंड सेकंड पार्टी, तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी और द प्रोमिसी, तो कंसिडरेशन दोनों के हिसाब से भी मूव हो सकती है। आगे डिटेल में पढ़ाता हूँ। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। हैज डन और abstained from doing something, does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही आपके पार्ट्स को लेके चलती है। कंसिडरेशन आपके तीनों पार्ट्स में आपके काउंट होती है। अगला पॉइंट आप बात करते हैं, कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू प्रॉमिस या परफॉर्मेंस एट दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। अब जो ऊपर 5 आपने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको नीचे आप डिटेल में पढ़ो। Consideration must move at the desire of the promisor, must be offered by the promisee or the third party। A और C को याद रखना, at the desire or request of the promisor, B को याद रखना। This implies return element of consideration, contract of marriage and consideration of promise or settlement is enforceable। लाइन इग्नोर कर दो। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं केस लॉ के, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे प्लैंटिफ a certain commission on articles which would be sold through agency in a market. Market was constructed by plaintiff at the desire of the collector, ठीक है, and not at the desire of the D. So D was not bound to pay as it was without consideration and hence void। एग्जाम्पल समझो, केस लॉ प्रॉपरली समझो। दुर्गा प्रसाद और बलदेव एक पार्टी है, ठीक है। दुर्गा प्रसाद ने बोला प्लैंटिफ को कि मैं तुम्हें कुछ आर्टिकल्स पे एक सर्टेन कमीशन पे करूंगा, ठीक है, जो कि आप एजेंसी के थ्रू बिकवाओगे। अब पी ने एट द डिजायर ऑफ सी, अलग से कोई थर्ड पार्टी निकल के आती है, उसकी डिजायर पे उसने मार्केट कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है। और डी ने नहीं बोला था कि मार्केट कंस्ट्रक्ट करो, डी ने बोला था कि तुम मुझे सिर्फ आर्टिकल्स दे देना और उसके मेरे आर्टिकल्स तुम बेच देना, उसके बदले में तुम्हें कमीशन दे दूंगा। अगर सी पी को उसको प्लैंटिफ को पेमेंट अगर नहीं करता है तो पी कैन नॉट होल्ड डी लायबल फॉर दैट कंसिडरेशन और ऑब्लिगेशन, क्योंकि उसमें डी ने नहीं बोला था उसको करने के लिए, उसने सी में बोला था। तो यहाँ पे अगर डी और सी, अगर सी गारंटी लेता डी के लिए तब तो वो लायबल होता, बट पी ने सी के बोलने पे मार्केट कंस्ट्रक्ट की, इसीलिए डी लायबल नहीं हुआ। एग्जाम्पल और आगे समझाता हूँ। R save SS goods from fire without being asked to do so. R cannot demand any reward for his service as the act being done voluntarily। यहाँ पे डिजायर नहीं था प्रोमिसर का। एस ने नहीं कहा था आर को कि तू अगर मेरे गुड्स सेव कर देगा देन आई विल गिव यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि आर ने वॉलंटरली ये किया एंड दिस डज नॉट मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ एस, इसीलिए एस विल नॉट बी लायबल टू पे आर अ कंसिडरेशन, ठीक है, बिकॉज ये जो प्रॉमिस था ये फ्रॉम द डिजायर ऑफ एस मूव नहीं हुआ। समझ में आया और क्लियरली हमें और सर एक बार ही पिछले वाले एग्जांपल समझा दो बंदियों वाला। सर इसको ऐसे लेके चलो, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी है आपकी डी और एक पार्टी है आपकी पी, ठीक है। डी ने पी को बोला कि अगर तू मुझे कुछ आर्टिकल्स बेचता है तो मैं उस पर तेरे को कमीशन दूंगा, ठीक है। पी ने सी को बोल के एक मार्केट सेटअप करवा दी, ठीक है। पी ने सी को बोल के एक मार्केट सेटअप करवाई। अब पी ने क्योंकि सी को बोल के मार्केट सेटअप कराई थी और डी ने तो कहा नहीं था, ठीक है, तो डी यहाँ पे हुआ प्रोमिसर, ठीक है। बिकॉज डी के कहने पे या डी की डिजायर पे वो मार्केट सेटअप नहीं हुई थी, तो डी विल नॉट बी लायबल टू पे पी एनी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और पी एनी टू सी एनी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उसकी डिजायर पे मूव नहीं हुई थी कंसिडरेशन या जो भी प्रॉमिस था उसकी डिजायर पे नहीं था। उसने नहीं कहा था कि आप मेरे लिए मार्केट सेटअप करो,
ओके सर, वो पी ने कहा था इससे। वो पी ने सी से वॉलंटरली कर दिया, डी ने नहीं बोला था। ठीक है सर। यस सर। अब अगला पॉइंट है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मे मूव फ्रॉम जो डायरेक्ट प्रॉमिसी है या फिर थर्ड पार्टी से भी आपका कंसिडरेशन मूव हो सकता है। ठीक है, इंडिया के अंदर कंसिडरेशन आपका प्रॉमिसी या थर्ड पार्टी से मूव हो सकता है। डेफिनेशन ऑफ जो कंसिडरेशन है आपकी वो बहुत ही क्लियर कर देती है उसको, तो इसमें ज्यादा समझाने का है नहीं, बस ये समझो कि प्रॉमिसी से भी कंसिडरेशन आ सकता है, पैसा आ सकता है, और एनी थर्ड पार्टी से भी पैसा आपका आ सकता है। अगला पॉइंट है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। अब एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन आपकी होती है जो कि परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट से होती है, उसको आप एग्जीक्यूटेड बोलते हो। जो किसी प्रॉमिस में बंडल्ड होती है उसको आप एग्जीक्यूटरी बोलते हो। मतलब ए ने बोला कि ये वाला काम मैंने तू कर दे, ठीक है, तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। अब ए ने जो बोला वो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है, पर बी जब वो काम करेगा तब वो कंसिडरेशन उसकी पूरी होगी, तो उसकी एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बन जाएगी। मतलब जो प्रॉमिस के साथ आए वो एग्जीक्यूटरी, और जो परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट के साथ आए वो एग्जीक्यूटरी। एग्जांपल से समझो, A pays 5,000 to B and B promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. ठीक है, A ने B को 5,000 रुपए दे दिए, ये हुआ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। अब B ने क्योंकि प्रॉमिस किया है कि वो उसको 1 महीने के अंदर अंदर ये सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट सप्लाई करेगा, अब ये प्रॉमिस है, तो ये जो है ना आपका एग्जीक्यूटरी है, क्योंकि आपका होना है, अभी ये हुआ नहीं है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट सर, लेके चल। बोलो। दोबारा बता दी, ये वाला दोबारा बता दीजिए प्लीज। ठीक है, बताता हूँ। एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटरी के अंदर ये डिफरेंस है कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो परफॉर्मेंस ऑन एक्ट के बेसिस पे होता है, या आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया और आपका कंसिडरेशन पूरा हो जाएगा। एग्जीक्यूटरी होता है वो होना होता है। आप ऐसे समझो, हिंदी में एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका, एग्जीक्यूटरी मतलब होगा। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल से समझोगे तो ए ने बी को 5,000 रुपए दिए कि तू मेरे को एक, मान लो फॉर एग्जांपल 10 कुंटल मेरे को व्हीट सप्लाई कर दे, ए ने बी को बोला। अब ए ने क्योंकि 5,000 रुपए दे दिए तो वो हुआ उसका एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, क्योंकि उसने पैसे दे दिए। अब बी ने क्योंकि प्रॉमिस किया कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं तुझे 10 जो क्विंटल व्हीट है मैं तुझे सप्लाई कर दूंगा, तो बी हैज येट टू बी परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस, तो उसका जो कंसिडरेशन होगा वो एग्जीक्यूटरी होगा, क्योंकि उसको अभी एग्जीक्यूट वो करना है। तो अब ऐसा समझो कि हो चुका और होना है, इस तरीके से समझो। ठीक है, कंसिडरेशन दोनों साइड से डिलीवर। क्लियर है सर। क्लियर है, परफेक्ट। अगला पॉइंट है सर कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे बताया ही था कि हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज और abstains फ्रॉम डूइंग समथिंग, एंड promises टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो तीनों अगर आप वो चीज लेके चलोगे तो तीनों से आपका ड्राइव होता है फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसका सर सीधा सीधा आप ये समझो कि मैं जितने की गुड्स आपको दे रहा हूँ, ये आप समझो कि मैं जितने का प्रॉमिस आपको कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सामने वाला मुझे उतने ही की ही वैल्यू दे। कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट कैन बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, जो कि आपके प्रॉमिसर की चीज के बराबर हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू दे। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हो तो हमेशा जो दुकान वाला है आपको मार्जिन ऐड करके देता है, उसका अपना खुद का मार्जिन एडेड होता है उसके अंदर, उसके बाद वो आपको सामान को देता है। ठीक है, तो अगर आप ये कहो कि जो सामान आपको मिला और जो पैसे आपने दिए, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल थी? नो सर। इसका बस यही एग्जाम्पल आप यही कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि जितने का आपने प्रॉमिस किया है या जिस चीज के लिए आपने प्रॉमिस किया है वो सेम वैल्यू का आपको सामान मिले। इट कैन बी अप और इट कुड बी डाउन। ठीक है, एग्जैक्टली बार्टर वाला सीन नहीं चलेगा। और बैड बार्गेन आप कह सकते हैं इसको, जो ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे बैड बार्गेन,
आप इसको बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी भी कह सकते हो कि उसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं। किसी को कोई भी डाउट? बैड बार्गेन पावर मतलब? सर ऐसा समझो कि हम लेमन एग्जांपल में अगर समझे कि मान लो 100 रुपए का गुड्स था, बट दुकानदार जब फैक्ट्री से जो गुड्स निकलता है, ठीक है, आप ऐसा समझो, तो वो होता है मान लो 100 रुपए। उसके बाद उसमें फैक्ट्री टू फर्स्ट होलसेलर जब जाता है तो उसका मार्जिन ऐड हो जाता है, उसके बाद होलसेलर टू सेकंड होलसेलर जब आता है तो उसका मार्जिन ऐड हो जाता है, उसका सेकंड होलसेलर टू जब रिटेलर आता है तो उसका मार्जिन ऐड होता है, और जब रिटेलर टू आपके पास आता है तो फिर रिटेलर का मार्जिन ऐड होता है। तो क्या जो आपने गुड्स खरीदा उसकी आपने उस गुड्स की एग्जैक्ट वैल्यू दी? आपने ज्यादा दी ना। तो इसको आप अपने ऊपर कह सकते हो कि बैड बार्गेन प्रैक्टिस। लेमन वर्ड्स में समझो कि ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंटेंट पे जाओगे लॉ की, तो कंसीडरेशन कैन बी अप और डाउन अगेंस्ट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट विच इट इज बीन पेड। ठीक है, वो हो सकता है कि वो ज्यादा हो सकता है कि वो कम हो, बट जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू का हो। ओके सर। ठीक है, तो वैल्यू कुड बी अप और डाउन, इसका मतलब ये है। परफॉर्मेंस एग्जांपल 10 में टेक प्लेस अंडर कोएफिशिएंट क्या मतलब है? टेक्स प्लेस अंडर कोएर्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड। सर इसको ये समझो, एक्स प्रॉमिसेस टू सेल ए हाउस वर्थ 6 लाख रुपीस फॉर 1 लाख ओनली। दबाव में समझ लो आप सर, खतरे में, इन्फ्लुएंस में, दबाव में, या फिर उसके साथ फ्रॉड हुआ। ओके सर, आगे ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract। मतलब कि अगर किसी को वो परफॉर्म करना ही करना था, तो उसको लीगली वो परफॉर्म करना ही करना था, तो उसको आप कंसिडरेशन नहीं मानोगे कॉन्ट्रैक्ट का। Hence a promise to pay money to a witness is void। अगर आप विटनेस को पैसे देके बुलाते हो तो गलत है। और इट इज विदाउट कंसिडरेशन, मतलब विटनेस को अगर बयान आके कोर्ट ऑफ लॉ में देना ही देना था, तो अगर आप उसको उसके अगेंस्ट में पैसे देते हो तो वॉइड है, अगर आप नहीं देते हो तो उसको करना ही करना था, तो वो आपकी कंसिडरेशन बनेगी ही नहीं। ठीक है, हैंस सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। आसान भाषा में समझिए कि अगर किसी को कोई काम करना ही करना है, लीगली वो बाउंड है उसको करने के, तो अगर आप उसके बदले में उसको पैसे दे भी देते हो तो वो कंसिडरेशन आपकी लीगल नहीं मान जाएगी, वो कंसिडरेशन मानी ही नहीं जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। Consideration must be real and must not be illusory. It must be something to which the law attaches some value. If it is of legally or physically impossible, it is not considered valid consideration. मतलब आपकी रियल होनी चाहिए, हवा में बातें हम नहीं करेंगे। Example: a man promises to discover treasure by magic, bringing the dead person to life again. This transaction can said to be void as it is illusory. बेसिकली जो हो सकता है उसी के बदले में कंसिडरेशन होगा, जो नहीं हो सकता उसके बदले में कंसिडरेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो द थिंग शुड बी रियल एंड द थिंग शुड नॉट बी इल्यूजरी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कंसिडरेशन मस्ट बी अनलॉफुल, मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बहुत क्लियर कट है सर, कोई भी किसी को दिक्कत हो तो बता दो। अनलॉफुल होगा तो इलीगल हो जाएगा, इमोरल होगा तो इलीगल हो जाएगा, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा तो इलीगल वैसे ही सर है। ठीक है, तो उसका वो आपका वैलिड कंसिडरेशन नहीं बनेगा। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? वो सर ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। अब सर इसके अंदर हमने जो ऊपर एक चीज पढ़ी थी कि कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी थर्ड पर्सन। ठीक है, तो कंसिडरेशन तो आपका मूव हो सकता है फ्रॉम प्रोमिसी और एनी थर्ड पर्सन, बट सूट कहते हैं सर केस लॉ में, जो सूट कहते हैं, जो वर्ड है आपका सूट, दिस मींस कि आपके ऊपर कोई केस कर सकता है। ठीक है, केस बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट,
ये पॉसिबल नहीं होता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। अगर आप ये पढ़ो लाइन, दो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट मे प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, याद रखना, मे प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन द थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कैन नॉट सू प्रोमिसर, only a person who is party to a contract can sue on it, either promisee or promisor can sue each other, थर्ड पार्टी जो आपकी सू नहीं कर पाएंगे, जो गारंटर वगैरह भी अगर आप बात करो तो वो आपके सू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अफोर्सेड रूल दैट, जी बोलिए। मतलब मान लीजिए किसी ने कुछ चीज बाय की है मतलब कंसिडरेशन नहीं, थर्ड पार्टी से वो गारंटी ले लेते हैं, तो अगर वो बंदा जिसने बाय किया डिफॉल्टर हो जाता है, तो मान लीजिए वो थर्ड पार्टी भी गारंटर पे केस नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्शंस है सर, वो एक्सेप्शंस अभी आपको बताने, ठीक है। थर्ड पार्टी कैन नॉट सू प्रोमिसर और थर्ड पार्टी कैन सू द प्रोमिसी, ठीक है, बट आपस में नहीं कर पाएंगे, थर्ड पार्टी कैन नॉट गो एंड सू द प्रोमिसी, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर, फिर आप एक्सेप्शंस पढ़ना, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। The aforesaid rule that stranger to a contract, which means a third party cannot sue, is known as a doctrine of privity of contract, is however subject to certain exceptions. In other words, even a stranger to a contract may enforce a claim in the following cases. पहला पॉइंट पढ़ते हैं, in a case of trust, a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee. एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप 18 साल के भी नहीं हुए हो, ठीक है, तो एक आपका सेटलर है, मान लीजिए आपकी विल बनती है और दूसरी आपकी विल कहीं और पे जाके बनती है, ठीक है, क्योंकि आप माइनर हो तो अभी आप उसके अंदर आप लीगली वैलिड नहीं, बट अगर फ्यूचर में जाके अब उसमें देखना कि आप सेटलर भी नहीं हो, आप ट्रस्टी भी नहीं, तो सेटलर और ट्रस्टी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो हुआ आपके बेसिस पे, क्योंकि आप बेनिफिशियरी हो उसके, तो अगर आगे जाके आपको उसका बेनिफिट अगर नहीं मिलता है इन केस, तो आप जाके उसको सू कर सकते हो, ट्रस्टी को आप जाके सू कर सकते हो, सेटलर को आप जाके। सेटलर मींस सर जो बना रहा है, जो अपनी चीजें दे रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, इन द टर्म्स ऑफ if the terms of settlement are reduced into a writing, मतलब आपकी अगर सेटलमेंट की टर्म्स आपकी राइटिंग में आ चुकी हैं, the members of family who originally had not been parties to the settlement may enforce the agreement. For example, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, मतलब आप ऐसे समझो, दो भाई हैं, दोनों भाइयों ने माँ से करार किया है, टू ब्रदर्स एक्सटेंड बाय एग्रीड, उन्होंने आपस में बोला है कि ठीक है हम लोग 20,000 रुपीज अपनी मम्मी को देते हैं ऑन पार्टीशन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टीज, बट अगर वो लेटर डिनाई कर देते हैं 20,000 रुपए देने के लिए मम्मी को, ठीक है, देन देयर मदर कैन गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन सू देम फॉर दैट 20,000 अलाउंस, ऑल्दो शी वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। तो ये याद करना, हेडिंग्स ट्रस्ट के केस में होगा और आपका फैमिली सेटलमेंट के केस में भी हो सकता है। सर समझ नहीं आया। नहीं आया सर, देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मैं आपको फिर भी मतलब मैं समझ में आने के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप दो भाई हैं, ठीक है, आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, आप अपने ऊपर मत लेके चलो, आप मुकेश अंबानी और आप अनिल अंबानी के ऊपर लेके चलो, ठीक है, दोनों भाई थे, जब दोनों के अंदर झगड़ा हुआ था तो आपकी उनकी प्रॉपर्टी जो सेपरेट हुई थी, वो प्रॉपर्टी उनकी जो है वो अलग अलग हुई थी जब उनके बिजनेसेस अलग हुए थे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये लेके चलो कि वो लोग ऐसा परिवार है जहाँ पे कि कोकिला बेन को उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो उन दोनों ने प्रॉमिस किया कि ठीक है वी विल पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू कोकिला बेन, दैट देयर मदर को, उनको अपनी माँ को इतने फॉर एग्जांपल लाइक 1 करोड़ रुपीस पर मंथ उनको देना पड़ेगा फॉर हर एक्सपेंसेस टू बी सेटल्ड, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो प्रॉमिस और जो एग्रीमेंट हुआ है वो दोनों भाइयों के बीच में कि हम लोग अपनी मम्मी को देंगे, ठीक है, फॉर बिकॉज ऑफ पार्टीज को प्रॉपर्टीज को सेपरेट कर रहे हैं जॉइंट प्रॉपर्टीज को, तो जो एग्रीमेंट जो हुआ है वो दोनों भाइयों के बीच में, उसमें माँ कहीं पर भी नहीं है, तो माँ इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, माँ इज जस्ट अ थर्ड पार्टी। बट अगर वो दोनों बंद कर देते हैं या फिर दोनों में से कोई अगर एक भी बंद कर देता है उनको पैसे देना, तो दैट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस
their mother can go into court of law to sue them कि भाई मेरे बेटे मेरे को मेरी जो सेटलमेंट जो थी उसके हिसाब से पैसा नहीं दे रहे। ऑल्दो एग्रीमेंट जो हुआ था वो एक्स एंड वाई के बीच में, जो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच में हुआ था, एंड मदर वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वो माँ को पैसे नहीं देते हैं तो बीइंग मदर बीइंग अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और स्ट्रेंजर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन गो इनटू अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन सू हर सन और सन्स एज द केस मे बी। समझ में आया? हाँ जी सर, अब आ गया। परफेक्ट है। In case of certain marriage contracts or arrangements, अगर देखो in certain case of certain marriage contract provision may be made for the benefit of a person, he may file the suit though he is not a party to the agreement. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फैमिली मेंबर के लिए अगर कोई आप कोई प्रोविजन बनाते हो किसी मैरिज के अंदर, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के अंदर, और अगर वो फैमिली मेंबर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है और अगर ऐसा कुछ फुलफिल अगर नहीं होता है तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल से समझो, होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी, बट फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को बहुत इल ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो मिस्टर जो उनकी वाइफ के जो फादर है उनकी वाइफ को अपने घर लेके चले जाते हैं, विच मीन्स मिसेज एक्स अपने मायके चली जाती है। तो नाउ मिस्टर एक्स कम्स टू मिसेज एक्सेस हाउस एंड प्रॉमिसेस हर फादर। वर्ड पे ध्यान देना, मिस्टर एक्स इज प्रॉमिसिंग मिसेज एक्सेस फादर, मतलब मिस्टर एक्स अपने ससुर को प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर पहली बात तो वो उनको अब इल ट्रीट नहीं करेंगे, बट इफ इन केस ही इल ट्रीटेड हर अगेन he will pay a certain amount of money to the Mrs. X's father, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मिसेज एक्स जो है एक पार्टी है एंड मिस्टर एक्स दूसरी पार्टी है, ठीक है। He will treat her properly and else pay her monthly allowance, ठीक है। एंड मिसेज एक्स के जो फादर है वो तीसरी पार्टी है, but she was again ill-treated by her husband and she has all right to sue Mr. X against the contract made between Mr. X and Mrs. X's father, even though she was stranger to the contract. समझ में आया या मैं दोबारा सर आ गया। Perfect. In case of assignment of a contract, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका जो बेनिफिट है आपने किसी को असाइन कर दिया, ठीक है, बट पर्सनल स्किल एज इन की वो बंदा जो है ना केपेबल नहीं था उस चीज को करने के लिए, मतलब बिकॉज ऑफ हिज ओन नॉलेज और कैपेबिलिटीज और बाकी सारी चीजें, ही वाज नॉट दैट मच केपेबल वो सारी चीजें करने के लिए, बट आपने बेनिफिट असाइन कर दिया उसको। तो अगर असाइनी को वो चीज अगर नहीं मिलती है, देन असाइनी कैन आल्सो गो इनटू कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन sue for his benefit, being a stranger to party to the contract. ठीक है। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल, जहां पे प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट acknowledges himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation towards third party. For example, एक बहुत बड़ा मालिक है, ठीक है, और एक है सेलर। तो मालिक जो है बहुत बड़ा वाला वो बायर है और एक सेलर है जो गुड्स बेच रहा है। तो मालिक खुद ना आके, बिकॉज ही इज अ वेरी रिच मैन एंड ही इज वेरी बिजी मैन, वो अपने एजेंट को भेज देता है और एजेंट एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट मालिक, ठीक है। तो और तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो है वो आपके सेलर और एजेंट के बीच में होगा, बट क्योंकि एजेंट ने ऐसा एक्ट किया था बीइंग द थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी वुड बी लायबल, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी जो है वो उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन आएगी ही आएगी, इवन दो इट ही और शी वाज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एनी डाउट? सर एक्सटॉपल मींस क्या? तो सर खुद को ऐसा दिखा देना, खुद को शोकेस करना। सर एक बार दोबारा समझाओ। सर ऐसा समझो कि आपके फादर आते हैं एएस एडुकेट पे आपकी क्लासेस रजिस्टर करवाने, ठीक है। तो अब जो एग्रीमेंट और वो पेमेंट करके वो जाते हैं, ठीक है, सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करके वो जाते हैं, बट वो बिहाफ पे किसके कर रहे हैं? आपके, ठीक है। तो
क्योंकि आप नहीं भी आए थे एयर सर्टिफिकेट के पास में, बट आपके फादर जो आए थे उन्होंने एक्ट किया, एक्नॉलेज किया, ठीक है, कि हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ योर्स, वो आपके बिहाफ पे आए थे, तो आप जो है ना वो सारी जो ऑब्लिगेशंस है उससे आप बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो फादर आए थे उन्होंने आपके बेसिस पे भी एक्ट किया। आप समझ में आया? ओके सर। परफेक्ट सर। अगला पॉइंट है, इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, the person who purchases land with notice that the owner of land is bound with certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. तो सर आप ऐसे ही समझिए कि अगर कोई लैंड अगर कोई बेची जा रही है और उसमें कोवेनेंट का मतलब होता है सर्टेन रूल्स एंड कंडीशंस, ठीक है, तो अगर वो लैंड अगर खरीदी जा रही है उस पर अगर नोटिस लगा हुआ है, ठीक है, द पर्सन हु परचेजेस लैंड विद नोटिस that the owner of land is bound by certain duties affecting the land, तो जो सेलर का जो सक्सेसर होगा वो भी उससे बाउंड होगा। The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller, मतलब ए ने बेचा, बी ने खरीदा, ए ने बोला कि भाई सर्टेन कंडीशंस आपके ऊपर इस पे लगेंगी लैंड पे, तो अगर बी खरीद भी लेता है, ठीक है, तो ए ने बोला था कि ये लगेगी, तो अगर ए मर जाता है तो ए का जो सक्सेसर आएगा वो भी आके कह सकता है कि बॉस you are like binded by these covenants, so you have to follow them. तो उसमें बी ये नहीं कह सकता कि तेरे पापा एक्सपायर हो गए या तेरे जो भी रियल ओनर थे वो एक्सपायर अगर हो भी गए तो आई विल नॉट फॉलो दिस covenants, ठीक है, वो बाइंड होगा ही होगा। अगला पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। ऊपर वाला पॉइंट आप समझ लो, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल वाला लगभग वही है। प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of the principal. Any doubt? इसके अंदर किसी को भी डाउट है तो बता दो। सर एक बारी फर्स्ट पॉइंट बता दीजिए। First point. In case of trust, यस सर। in case of trust, a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee. आप ऐसे समझो, एक बहुत रिच पर्सन है, ठीक है, उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज है, तो उन्होंने जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इनकम टैक्स के ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, फिर बाकी ऑब्लिगेशन से बचने के लिए और अपने खुद के फायदे देखने के लिए उन्होंने अपनी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट के नाम पर, ठीक है, और जो ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी है वो है उनका पोता, ठीक है। अब और जो ट्रस्टी है वो मान लीजिए वो है उनका बेटा, या बट ऑल्दो ट्रस्टी सेम पर्सन मतलब सेम फैमिली में से नहीं आ सकता, तो मैं ये लेके चलता हूँ ट्रस्टी है उनका दोस्त। तो अगर आप एक चीज देखोगे तो ट्रस्ट बनाने वाले हैं दादाजी, ट्रस्टी है दादाजी का दोस्त, बट जो बेनिफिशियरी है उस ट्रस्ट का वो है उनका पोता। तो ऑल्दो पोता वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट दैट पोता कैन कम एनी टाइम, यहाँ पे लेके चलते हैं कि वो मेजर हो जाता है, मतलब 18+ अगर हो जाता है तो कैन कम एनी टाइम आफ्टर बीइंग 18+ एंड कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट, क्योंकि बेनिफिशियरी ही वो था, ठीक है, ट्रस्ट उसके बेनिफिट के लिए ही बना था। तो ऑल्दो ही वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन कम एंड एनफोर्स हिज राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक पार्टी है सेटलर, दूसरी पार्टी है ट्रस्टी, और तीसरा जो है वो थर्ड पार्टी वो बन जाती है बेनिफिशियरी, जो है आपका पोता। तो क्योंकि एग्रीमेंट और जो प्रॉमिस है वो सेटलर और ट्रस्टी के बीच में हुआ है, इन दोनों के बीच में, बट बेटा आके खुद भी कुछ भी क्लेम कर सकता है बिकॉज वो बेनिफिशियरी था उस चीज का, क्योंकि वो बना ही उसके लिए था और वो उसके बेनिफिट के लिए। समझ में आया? यस सर। परफेक्ट। आगे चलते हैं, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है। In every valid contract, consideration is very important. A contract may only be enforceable when consideration is there, जो कि आपके essential elements थे आपके contract। However, the Indian Contract Act में कुछ exceptions हैं। In the following cases, the agreement though made without consideration will be valid and enforceable. Natural love and affection. Conditions, जब आपका किसी से प्यार मोहब्बत है तो उसमें conditions fulfill क्या होनी चाहिए? It must be made out of natural love and affection between the parties. Parties must stand in near relation to each other, मतलब बहुत नजदीकी रिलेशन होना चाहिए। It must be in writing and it must also be registered under the law.
a written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation, example husband and wife, to each other, is enforceable even without consideration. Example समझो, a husband by a registered agreement promised to pay his earnings to his wife, and the agreement though without consideration was valid. अब ऊपर के 4 पॉइंट्स रिलेट करो इस एग्जांपल से. Parties must stand in near relation to each other. पहला पॉइंट ये पढ़ो, हस्बैंड एंड वाइफ है, they are in near relation to each other. दूसरा, it must be made out of natural love and affection between the parties. हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार मोहब्बत होगा ही होगा, that is a natural thing, unless until कुछ उनकी लड़ाई वगैरह वो आप छोड़ दो उस चीज को. तीसरा, it must be in writing. तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया उसने, तो एग्रीमेंट रजिस्टर कब होगा, जब वो राइटिंग में होगा. It also must be registered under the law. Indian Contract Act के अंदर उसने जाके रजिस्टर किया that he will pay a certain amount of money to his wife, like he pay a certain amount of earnings to his wife. Although इसके अंदर consideration नहीं था, but ये फिर भी आपका valid रहेगा. Any doubt इसके अंदर किसी को? No, sir. Perfect. अगला पॉइंट पढ़िए, compensation for past voluntary services. A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable under section 25 subsection 2. In order that a promise to pay for the past voluntary service be binding, the following essential factors must exist. सबसे पहली चीज, आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया है voluntarily, ठीक है, has already voluntarily done something for the promiser, जिसकी वजह से आप हो सकता है आने वाले टाइम में आप उसको पैसे देंगे. आप इसमें ये पढ़िए, the services should have been rendered voluntarily. इस वर्ड पे ध्यान देना, voluntarily. आपने अपनी मर्जी से किए ये सारी चीजें जो भी की. The services must have been rendered for the promiser. promiser के लिए ही वो होनी चाहिए. The promiser must be in existence at the time when the services were rendered. मतलब जिसके लिए आपने सर्विसेज दी वो उस टाइम पे जिंदा था. And fourth, the promiser must have intended to compensate the promisee. मतलब उसने intention दिखाई थी, ठीक है, intended to compensate the promisee. Example समझो, P find R's wallet and gives to him. R promised to give P 10,000. This is a valid contract. अब अगला पढ़ते हैं, Mr. X had his nephew Mr. Y to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect. After Mr. Y won the case, he promised Mr. X to pay rupees 10,000. Held this is a valid contract as it is compensate to past services. Example 21 समझ में आया? मैं फिर और उसको हिंदी में समझाऊं. आगे समझ. परफेक्ट है सर. प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड होते हैं जो कि पुराने हो चुके होते हैं, जो बहुत पुराने डेट्स होते हैं. तो अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप उनको पे करोगे, सेम चीज है कि पास्ट की ऑब्लिगेशंस होती हैं आपकी. जैसे होता है कि आप खाइए और आप पे करेंगे आपके पोते, जो कुछ आपकी जो स्कीम्स वगैरह लगी होती हैं बाकी जगहों पे, तो ये उस चीज के लिए है. मेरे प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और हिज ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड to pay a debt barred by limitation, it is valid without consideration. तो आपने चाहे कुछ भी किया था नहीं किया था, बट आपका जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है आपको उसको पे करना पड़ेगा, तो ये आपका एक वैलिड माना जाएगा, ऑल्दो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं थी. एजेंसी, according to section 185 of the Indian Contract Act, no consideration is necessary to create an agency. थर्ड पार्टी एजेंसी मतलब कोई भी आप गैस की एजेंसी कुछ भी अगर आप एजेंसी क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको कंसिडरेशन नहीं चाहिए. Completed gift. In case of completed gifts, the rule no consideration, no contract does not apply. Explanation 1 to section 25 states nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee of any gift actually made. Thus, gifts do not require any consideration. Literal meaning में अगर समझो तो अगर किसी को अगर आप कोई गिफ्ट देने जा रहे हो या फिर अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया है तो in return you do not expect or you do not take any money from them. अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी गिफ्ट देते होगे, आप अपनी फैमिली सर्कल में भी आप गिफ्ट देते होगे, तो अगर आप कोई गिफ्ट अगर देते भी हो तो उसके बदले में आप पैसे नहीं मांगते उनसे. कंप्लीटेड गिफ्ट के केस के अंदर कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड.
ठीक है, तो अगर कंसिडरेशन अगर आपका नहीं भी है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड माना जाएगा, और इवन तो उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं। एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर। Perfect. Bailment, no consideration is required to affect the contract of bailment. Section 148 आपका बोलता है bailment की definition है as the delivery of goods from one person to another for some purpose. This delivery bailment का हिंदी में समझो कि A ने B को goods दिया, ठीक है, और B ने उसको बोला है कि अगर मेरी ये जो जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक्स वगैरह ले लोगे अपने फ्रेंड से, ठीक है, तो ए ने जो है बी को बुक्स दिया या गुड्स दिया काम यूज करने के लिए, तो या तो बी उसका काम हो जाने का ए को वापस कर दे या फिर उन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, ऑन कंडीशंस या ऑन सजेशंस जो कि ए ने बताए, तो वो आपके बेलमेंट हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि ए ने उसको दिया था कि मेरा तू ये जो भी मेरे प्रोडक्ट है गुड्स है यूज कर ले बी को और मुझे वापस दे दियो, इसके अंदर कहीं भी कंसिडरेशन नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना जाएगा। या फिर ए ने बी को बोला कि यूज कर ले, यूज करने के बाद फेंक दे, और उसने बताया कि इस तरीके से तुझे डिस्पोज ऑफ करना है, तो भी वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, सॉरी इवन दो उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं थी। एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर। ठीक है, अगला वाला एग्जांपल पढ़ लो। Mr. A handed over the keys of his godown to Mr. Y as Mr. Y had deposited his goods in the same. Mr. Y को possession तो मिला गोडाउन का, बट ओनरशिप नहीं मिली। As soon as Mr. Y lifts his goods from the godown, he is liable to hand over the keys back to Mr. A. Consideration नहीं था, but valid contract माना जाए। अगला पॉइंट है चैरिटी। If a promise undertakes the liability, promise undertakes the liability on the promise of the person to contribute to charity, then the contract shall be valid. मतलब आप ए बी को कहता है कि तेरे ब्याह में चैरिटी कर दूंगा, तो बी और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, इवन तो उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है। एनी डाउट एनीबॉडी अभी तक? सर गिफ्ट वाले में मान लीजिए अगर हम गिफ्ट देकर पैसे नहीं मांगते हैं तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट देके वैलिड है? कभी सर आप गिफ्ट देके कभी पैसे मांगते हैं? नहीं सर। अगर आप गिफ्ट देके पैसे मांग लेंगे तो गिफ्ट ही नहीं होगा ना, वो तो फिर सेल हो गई ना सर। हाँ जी सर। और अगर सेल हो गई तो कंसिडरेशन आएगा आपके पास सर। हाँ जी सर। एक्सेप्शन से हट गया। ठीक है सर। ठीक है, समझ आ गया सर सबको? किसी को कोई भी डाउट या किसी को कोई भी प्रॉब्लम परेशानी? आपका कंसिडरेशन चैप्टर खत्म हो चुका है। आगे लेके चलें, 30 मिनट स्टार्ट करें। यस सर। एक सेकंड देना। आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कंसिडरेशन की समरी। सिस्टम मेरे साथ
दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर करूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी सर? तो अब ये हमारा थर्ड यूनिट है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है या फिर आपको उसको वैलिड रखना है तो आपको क्या क्या अदर एसेंशियल एलिमेंट्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। परफेक्ट। तो स्टार्टिंग विद दिस एक फ्लो चार्ट से अगर आप पढ़ो तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको एसेंशियल रखना है तो चार चीज आपको करनी पड़ती है। फर्स्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो केपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के। उसमें 4 पॉइंटर्स थे, अगर आपको याद हो तो। उसकी एज जो है वो 18+ होनी चाहिए, ठीक है। ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ही शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज अगर वो अनसाउंड माइंड का होगा तो आप ये कह सकते हो कि क्योंकि उसकी जो दिमागी जो क्षमता थी वो कॉन्ट्रैक्ट करने की थी ही नहीं। तो अगर आप कुछ और वो अपना अच्छा भला नहीं जानता था तो अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा भी लेते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एंड चौथा, अगर वो किसी लॉ से प्रोहिबिटेड है कॉन्ट्रैक्ट करने के तभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इस पे ये 4 पॉइंटर्स हो गए आपके कैपेसिटी के। दूसरा आता है आपका फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में था कि अगर आपको याद हो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप ए बी से एग्रीमेंट करता है कि भाई या तो मेरे को इतनी चीजें दे दो, ठीक है, अपनी कंसेंट हो चीजों के अंदर, अदरवाइज आई विल अबडक्ट योर चाइल्ड और अबडक्ट योर सन और अबडक्ट योर गर्ल। अबडक्ट मींस किडनैप कर लेना, ठीक है। तो उसमें अगर एक कंसेंट दे भी देता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जिस चीज के ऊपर आपका एग्रीमेंट हो रहा है वो आपका लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए ए एग्रीमेंट करता है बी से कि तुम सी को शूट कर दो, आई विल गिव यू दैट 50,000 ऑफ मनी। तो क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो रखा गया था वो वैसे ही वो लीगल नहीं था, क्योंकि वो इंडियन सीआरपीसी कोड के अंदर वो और आईपीसी कोड के अंदर वो इलीगल है, तो वो आपका वैलिड माना ही नहीं। एंड चौथा था नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड हो, मतलब अगर किसी और लॉ की वजह से या फिर किसी और एक्ट की वजह से अगर वो आपका डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है तब आपका वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। याद है सबको या फिर भूल चुके हैं सब कुछ? सर याद है। याद है सर। परफेक्ट। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ा दिया था, बट मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स में भी पढ़ाता मैं जाऊंगा जहाँ पे मेरे को लगेगा कि यहाँ थोड़ा डिटेल, क्योंकि मैं आपको पहली ही क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ऑल्दो स्टार्ट करते हैं दोबारा। इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड दैट एग्रीमेंट जो कि आपकी से कैपेसिटी से निकलते हैं, एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन इन डिटेल। वी शैल नाउ डिस्कस इन डिटेल द एलिमेंट्स व्हिच कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो 4 पॉइंटर्स मैंने आपको पढ़ाए ये 4 पॉइंटर्स आपके हुए हैं। कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टम में बहुत लैग है यार। फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो पहला पॉइंटर आता है आपका कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेम चीज है सर, हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी और लॉ से। ये सब्जेक्ट टू ही इज सब्जेक्ट। एज ऑफ मेजॉरिटी मैंने आपको बताया था कि 18 से ऊपर का होना चाहिए। ये वाला पॉइंटर आपको याद रखना है। पर्सन लेस देन दैट एज even by a day would be minor for the purpose of contracting and he will not be a valid party to contract, और वो capable नहीं माना जाएगा फिर वो contract कर लेंगे। Now relating to minors agreement or position of minor, a contract made with or by minor is void ab initio। void ab initio का सर मतलब होता है कि आपका void है from the very starting, void from starting, मतलब ये contract कभी valid था ही नहीं, ठीक है। केस को आप पढ़ लेना, सिंपल सा केस है, सेम टू सेम ही चीज है। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड ab initio एंड अ वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब होता है सर उसमें कुछ चेंजेस करना। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उसको ठीक करना, रेटिफाई का मतलब होता है उसमें कुछ चेंजेस करना। तो बेशक से कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने माइनर के साथ कर लिया है आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था स्टार्टिंग से ही इनवैलिड था, वो वॉइड था। तो अगर आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ठीक भी कर रहे हो तो वॉइड का वॉइड ही रहेगा।
एनी डाउट इसके अंदर? नो सर। परफेक्ट। तीसरा पॉइंट है सर आपका, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ नहीं करोगे, बट क्योंकि माइनर पर कॉम्पिटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के, बट माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, माइनर के साथ नहीं करोगे। प्रिवेंट माइनर फ्रॉम टेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम। ठीक है, does a promissory note duly executed in favor of a minor is not void and can be sued upon by him because he though not incompetent to contract may yet accept a benefit। माइनर जो है ना वो बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकता है, बट माइनर आपकी किसी भी चीज के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं होता। आपको इस तरीके से याद रख लो इस चीज को कि आप पहली बात तो माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, बट आप उसको कोई ऐसी चीज दे सकते हो जो कि उसके बेनिफिट के लिए, ऑब्लिगेशन नहीं दे सकते आप उसको। अगला पॉइंट है आपका, ए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। अगर आप उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हो, ठीक है, तो वो माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो इवन वेयर ही हैज टेकन एनी लोन or entered into a contract by falsely representing that he was a major। although चाहे माइनर खुद को झूठ दिखा के, मेजर दिखा के किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो एंटर कर भी लेता है by fraudulently, even though you cannot go and claim him as an obligated party to the contract because ये माना जाता है कि माइनर को उसके अच्छे भले के बारे में पता ही नहीं था, and even though उसने अगर मेजर बन के वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अगर किया भी है, तब भी आप उसको लायबल नहीं बना सकते। सर मान लीजिए माइनर ने मतलब कुछ, जब वो माइनर था तब किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया, आज मतलब उसकी एज 18 से प्लस हो गई है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड ही माना जाएगा? यस सर, वो आपका पहला वाला पॉइंट है। अगर आप ये पढ़ो ना, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, दूसरा वाला पॉइंट है सर। क्योंकि जो आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वॉइड एब इनिशियो था, मतलब वो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी वैलिड वो वॉइड था। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, तो बिकॉज क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस मतलब में आया, सर कि मतलब क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर था तब बना था, इसलिए वो मेजर हो जाए तब भी कोई काम का नहीं है सर? तभी कोई काम करना। देखो इसमें सीधी बात ये मान सोच के चलो और डिसाइड करके चलो कि जब तक बंदा 18 प्लस नहीं हो जाता तब तक उसको अपने अच्छे भले का बारे में नहीं पता, एंड क्योंकि उसको अपने अच्छे भले के बारे में नहीं पता, तो आप उसके साथ जो भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एंटर करोगे तो वो वॉइड ही माना जाएगा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। जब उस कॉन्ट्रैक्ट को रखने बनाने की नींव जब भी रखी गई होगी ना, चाहे वो एग्रीमेंट से कह दिया, ऑफर से स्टार्ट करके प्रॉमिस पे लाओ, प्रॉमिस से एग्रीमेंट और एग्रीमेंट से आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाओ, तो जब उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की नींव रखी गई थी तभी वो वॉइड हो गया था, व्हिच मींस वो तभी वो इनवैलिड हो गया था। तो आप ये चीज समझो कि इनवैलिड को आप कभी भी वैलिड नहीं बनाओगे। ठीक है, माइनर के केस के अंदर वो इनवैलिड था, इनवैलिड है और वो इनवैलिड ही रहेगा। अगर आपको माइनर को ऑब्लिगेट करना है किसी भी चीज के लिए, तो आफ्टर ही अटेन्स एज ऑफ मेच्योरिटी उसके साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। डाउट? क्लियर है सर? ओके, अगला पॉइंट बात करते हैं लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। द केस ऑफ नेसेसरीज मतलब उसकी जरूरत की चीजें, सप्लाई टू ए माइनर और टू एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act। A claim for necessaries supplied to a minor is enforceable by law, but a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of the necessaries। There is no personal liability of the minor, but only his property is liable। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप उसकी जरूरत की चीजें भी अगर आप उसको सप्लाई करते हो या फिर आप किसी और बंदे को सप्लाई करते हो, whom such minor is legally bound to support is governed by section 68। तो माइनर को अगर आप चाहे जरूरत की चीजें भी सप्लाई कर रहे हो तो आप तब भी आप उससे पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, आप उसको लायबल हेल्ड नहीं कर सकते हो कि हमने तुझे ये सारी चीजें सप्लाई की थी तो हमको इसके बदले पैसे दे। हाँ, आप उसकी प्रॉपर्टी को लायबल कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए इसमें पैसे दे सकते हो, बट तब तक नहीं कर पाओगे उसको भी, आपको अलग से अगर बताऊं तो, जब तक वो मेजर नहीं है। तो माइनर के साथ अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कभी फ्यूचर में अगर एंटर करना हो या करो तो ये सोच के करना कि वो माइनर है, वो आप उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते।
ठीक है। अगला पॉइंट, टू रेंडर माइनर्स एस्टेट व्हिच मींस उसकी प्रॉपर्टी को लायबल बनाने के लिए टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन इन लाइफ, मतलब उसकी जरूरत की ही चीजें होनी चाहिए। द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरीज, तो उसके पास वो चीजें थी ही नहीं। पहली चीज कि उसकी जरूरत की चीजें होनी चाहिए, दूसरी चीज वो चीजें उसके पास थी ही नहीं, इसीलिए आपने उसको लायबल किया। ठीक है। नेसेसिटीज आप समझ सकते हो कि जो भी जरूरत की चीजें हैं माइनर को जिंदगी काटने के लिए, वो आप दोगे उसको, which means जो की जरूरत में, अगर आप लेके चलो हिंदी में तो होता है रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान उसको चाहिए ही चाहिए। लग्जरीज आप उसको सप्लाई नहीं करोगे, कॉस्टली अननेसेसरी आर्टिकल्स को आप सप्लाई नहीं करोगे। ठीक है। कोई भी, किसी को कोई भी डाउट? सर समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? ये 2 पॉइंट या माइनर के साथ एग्रीमेंट ही समझ में नहीं आया, नेसेसिटीज वाला। सर 5th पॉइंट, आप मान के चलते हैं माइनर हो, ठीक है, यू आर लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। ठीक है। तो आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपके पास कोई ऐसा नहीं है आपके घर परिवार में जो कि आपकी जरूरतों को पूरा करे, ठीक है। एंड मी बीइंग अ नाइस पर्सन टुक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपकी जरूरतों को पूरा करूं, ठीक है। यस सर। अब जब आपकी मैंने जरूरतें पूरी की, फॉर एग्जांपल रहने के लिए घर दिया, ठीक है, जो या फिर आप ये कह लो कि आपका ऑलरेडी घर था और मैंने आपको उस घर को रहने लायक बना दिया, ठीक है, और आपको मैंने रोटियां मतलब खाने की चीजें भी दी और मैंने आपको पहनने की चीजें भी दी, जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज थी, कि आप ये लेके चलो, ठीक है। जैसे मान लीजिए खाने के लिए 3 वक्त की रोटी और खाना, और पहनने के लिए जो हिंदी मूवी में डायलॉग होता था कि 2 जून के कपड़े मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो मैंने वो चीजें आपको दी, बट आई कैन नॉट क्लेम माई एक्सपेंसेस फ्रॉम यू, ठीक है। बेनिफिट कौन ले रहा है? आप। दे कौन रहा है? मैं। हाँ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बट आई कैन नॉट गो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन क्लेम माई एक्सपेंसेस जो कि मैंने आपके ऊपर खर्च किए, बिकॉज आप माइनर हो, ठीक है। अगर मुझे कोई भी खर्चे अपने क्लेम करने हैं तो आप जिस घर में रह रहे हो, जो आपका घर है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, मैं उससे क्लेम कर सकता हूँ। बट वो भी मैं आपको अलग से बता देता हूँ, अभी आई थिंक आगे जाके इस लॉ में आएगा भी, वो मैं तभी कर पाऊंगा जब आप मेजर बन जाओगे, तब हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट अगर एंटर होगा तब उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं लाइबिलिटीज मैं आपकी जो नेसेसरीज हैं, मैं आपकी एस्टेट को लायबल कब रख पाऊंगा, मैं आपकी प्रॉपर्टी को लायबल कब रख पाऊंगा? 2 कंडीशंस के अंदर। पहली बात कि जो भी नेसेसिटीज आपको चाहिए आपका गुजारा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो आपके पास थी नहीं, ठीक है। पहली चीज तो वो आपके पास थी नहीं, और दूसरी चीज कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही वो वाली चीज सप्लाई करने के लिए किया जो कि आपको जिंदा रहने में मदद करे, या फिर आपको एक नॉर्मल लाइफ जो कि बेसिक लाइफ जो होती है वो अटेन करने में और वो फुलफिल करने में आपको हेल्प करे। मैं आपको लग्जरी नहीं दूंगा, मैं आपको कार नहीं दूंगा, ठीक है, घूमने फिरने के लिए, मैं आपको एडवेंचर आइलैंड या फिर आपकी बाकी सारी चीजों पे, मतलब बेसिकली मजे करने के लिए मैं आपको चीजें अगर दूंगा तो नॉट बी I cannot claim my expenses from you for those luxury items or for those luxury things, but yes, I can claim my expenses from your estate only for those items which were necessary for your living. समझ में आया? सर अगर एक माइनर बेटा है, उसके फादर मदर एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी किसकी होगी सर? उसकी प्रॉपर्टी? सर एक माइनर बच्चा होता है सर, उसके मम्मी पापा मर जाते हैं, तो उसकी जो इसके मम्मी पापा की प्रॉपर्टी वो तो बेटे की होगी ना? बिल्कुल होगी सर। सर इसमें आप नेल सिटी में कैसे इसको? सर अब आप ये लेके चलो कि मान लो कि किसी का 50 गज का घर है, ठीक है, और अब कोविड का एग्जांपल लेके चलो कि कोविड के अंदर कई सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे कि पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, बच्चे अकेले रह गए, ठीक है। एंड कोविड बीइंग दैट सॉर्ट ऑफ डिजीज जो कि आपकी सारी की सारी सेविंग्स खत्म कर देता है, क्या माइनर के पास रहने के लिए और गुजारा करने के लिए पैसे हैं? हाइपोथेटिकली स्पीकिंग,
मान के चलिए नहीं है, ठीक है, तो क्या वो इतना केपेबल है कि वो अपना गुजारा कर सके? जो एक बैड लाइफ जीने वाली जिंदगी है वो छोड़ दो, लॉ को समझने के लिए आप ये लेके चलो कि क्योंकि उसकी नेसेसिटीज पूरी करनी है उसको, और कोई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी टेकअप कर रही है दैट यू नो वी विल टेक केयर ऑफ दोस चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, और जो कि खाने कमाने लायक नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दो फ्रॉम अ फिजिकल पर्सन जो कि आके उनकी नेसेसिटीज को पूरा करता है। तो यहाँ पे वो नेसेसिटी जो पूरी करेगा वो पहली बात तो माइनर से एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, एक्सपेंस क्लेम कर सकता है अगर वो लायबल एक्सपेंस क्लेम करना चाहे तो उनकी प्रॉपर्टी से कर सकता है, वो भी बाद में करेगा सर, अभी नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। परफेक्ट है सर। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन हाउ फॉर इन्फोर्सेबल। अगर आपका कोई माइनर का कोई अगर गार्डियन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कितना इन्फोर्सेबल माना जाएगा माइनर के? तो माइनर का एग्रीमेंट जब आपका वॉइड होता है तो गार्डियन जो है उसका अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैन एंटर टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स के खिलाफ, जहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया माइनर के लिए, ठीक है, which is within his competence and which is for the benefit of the minor, there will be a valid contract which the minor can enforce. But all contracts made by guardian on behalf of a minor are not valid. For an instance, the guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. But a contract entered into by a certified guardian appointed by court of a minor with the sanction of the court for the sale of minor's property may be enforced by either party to the contract. पढ़ के समझ में आया या फिर मैं इसको हिंदी में समझ? हिंदी में समझा दीजिए सर। ठीक है सर। सर इसको इस तरीके से लेके चलो कि हर वो एग्रीमेंट जो कि माइनर के बेनिफिट में होगा, जो उसके फेवर में होगा, वो वैलिड माना जाएगा जो कि गार्डियन एंटर करेगा, ठीक है, और हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि माइनर के फेवर में नहीं होगा या फिर उसके खिलाफ जा सकता है, उसके अगेंस्ट जा सकता है, उसके अगेंस्ट जा सकता है, या तो कह लो उसके कॉन्स हो सकते हैं उसके उस एग्रीमेंट के, तो वो वाला एग्रीमेंट माइनर के ऊपर वैलिड नहीं। बट जैसे उसने प्रॉपर्टी का एग्जांपल जो दिया कि कोई भी गार्डियन माइनर के बिहाफ पे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी या फिर सेल ऑफ प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करता है, then that agreement will not be considered as valid because यहाँ पे जो लॉ है ना वो ये मान के चलता है कि गार्डियन कैन हैज क्या बोलते हैं उसको, मैलिफाइड इंटेंशंस, ठीक है, मैलिफाइड इंटेंशंस होती है सर, गलत धारणा उसकी हो सकती है कि माइनर के बिहाफ पे एंटर कर लो और वहां से अपने बेनिफिट्स आप निकाल लो, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो जो उसके माइनर के फेवर में है या फिर उसके बेनिफिट के लिए है, दैट विल बी वैलिड, बट अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो उसके बेनिफिट में नहीं है, फेवर में नहीं है, दैट विल बी इनवैलिड, ठीक है, वो माना ही नहीं जाएगा, वो डेफिनेशन माना जाएगा। बट अगर कोर्ट किसी बंदे को प्रॉपरली अपॉइंट करता है सैंक्शन वगैरह निकाल के, और अगर वो आपका एंटर करता है ऑन दैट बिहाफ ऑफ दैट माइनर, तो वैलिड माना जाएगा बिकॉज कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया, ठीक है। अभी भी डाउट है? नो सर, क्लियर है। ठीक है सर। 7 पॉइंट अगर आप लेके चलो, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर का एग्रीमेंट वो एब्सोल्युटली वॉइड होता है, तो देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट, कि वॉइड है तो परफॉर्म करे ना करे दैट डज नॉट मैटर, वो परफॉर्म वो वॉइड है तो वॉइड है। नो इंसॉल्वेंसी, माइनर को आप कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंट बोलते हैं सर दिवालिया, ठीक है, तो क्योंकि आप उसको कभी भी दिवालिया घोषित नहीं कर सकते तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं बेच सकते हो अपने खर्चे निकालने के लिए। पार्टनरशिप, ए माइनर कैन नॉट एंटर इनटू एनी पार्टनरशिप, ठीक है, वो वहीं से ही वो आपका एक्सक्लूड किया हुआ है फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट। हाँ, बेनिफिट आप उसको दे सकते हो, कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, बट you cannot hold him liable for the expenses, you cannot hold him liable for the losses, you cannot hold him liable for any adverse events, but yes, you cannot hold him accountable or like you can go in favor जिसमें वो benefits ले सकता है। अगला पॉइंट है, माइनर कैन बी एन एजेंट, यस माइनर एक्ट कर सकता है एज एन एजेंट, बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। अगर वो ऐसी कोई भी चीजें जाके कर देता है कि जिससे कि प्रिंसिपल के
को एडवर्स अगर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो लाइबल नहीं माना जाएगा, एजेंट एक्ट करता है। इसके अंदर ये माना जाता है, अगर मैं आपको हिंदी भाषा में और एक आपको लेमन में समझाऊं तो इसमें मानी जाएगी प्रिंसिपल की गलती की। जब तुमको पता था कि वो बंदा माइनर है तब भी आपने उसको अपने एजेंट एक्ट करने क्यों दिया, तो क्योंकि आप गलत थे इसलिए माइनर की गलती के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, माइनर लाइबल नहीं होगा। एनी डाउट? अगला पॉइंट है सर, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। इसके अंदर सीधी ये चीज है कि माइनर जो है अपने पेरेंट्स को या फिर उसके गार्डियंस को उसकी नेसेसिटीज सप्लाई करने के लिए लाइबल हेल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके जो पेरेंट्स और जो गार्डियंस हैं या जो गार्डियन है वो कर ही उसको, वो हुआ ही इसी चीज के लिए कि वो माइनर की देखरेख कर सके, तो माइनर कैन नॉट बाइंड। ठीक है, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते हो इफ यू आर अ माइनर, ठीक है, कि आप हमारी नेसेसरीज के लिए सप्लाई करो और ये चीजें सारी प्रॉपर्ली प्रोवाइड करो, तो आप नहीं कह सकते हो, इसीलिए वो भी नहीं कह सकते। ठीक है, एनी डाउट एनीबॉडी? सर ये माइनर वाला जो आपने बताया इसका मतलब माइनर अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकता। आपकी आवाज कट रही है सर। सर ये पॉइंट दोबारा बताना जो आपने अभी बताया। सर आप अपने मम्मी पापा को कहीं पे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके लाइबल हेड कर सकते हो कि मेरे को रोटी पानी नहीं देते हैं? नहीं सर। तो देखो कोर्ट जो है ना, जो हमारा जो लॉ बना है वो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के साथ साथ इमोशंस को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, बहुत जगह पे जब आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे जब आप ये फाउंडेशन क्लियर करके जब आप उसमें इनकम टैक्स में जाओगे या फिर जो आगे जब कंपनीज एक्ट वगैरह जो भी आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे बहुत जगह पे इमोशंस को भी एक जगह दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑफ द ट्रैक अगर जाके बताऊं तो हमारा जो लॉ है वो भाई भाई को रिलेटेड नहीं मानता, बट पेरेंट्स को चाइल्ड को रिलेटेड मानता है। वही लोग ये मान के चलते हैं कि एक टाइम के बाद में भाई भाई अलग हो सकते हैं, बट माँ बाप कभी भी अपने बच्चे से अलग नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ना लॉ में इमोशंस को भी एक जगह दी गई है कि बॉस अगर आपका फैमिली ट्री इस तरीके से चलता है तो आपका फैमिली ट्री ऐसे भी चलेगा। ठीक है, तो वहां पे आप भाई भाई को लाइबल नहीं मानोगे, भाई भाई को रिलेटेड नहीं मानोगे, बट हाँ आप उसको मानोगे, पेरेंट्स को विद चाइल्ड आप रिलेटेड। साडू साडू भाई रिलेटेड नहीं होते, बहनें रिलेटेड नहीं मानी जाती, बट भाई भाई रिलेटेड नहीं माने जाते, बट हाँ आपका जो डायरेक्ट फैमिली ट्री आ रहा है वो रिलेटेड माना जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने बोला कि आप पेरेंट्स को, अपने गार्डियन को आप लाइबल नहीं बना सकता, मैं ना बाइंड नहीं कर सकता किसी कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि वो करते ही करते। ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ पे कि माँ बाप अपने बच्चों को खाना ही ना दें, कैन बी सर्टेन एक्सेप्शंस, बट वो एक अलग ही हो जाती है चीज, वो एकदम से अलग चीज। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और अगर नीचे वाला एग्जांपल अगर आप पढ़ो तो जैसे आप 18 साल के हो और अगर आप हमारे पास आ जाते हैं कि भैया तुम मेरे को पढ़ा दो, पैसे मेरे पापा देंगे, तो जब तक आपके पापा नहीं बोल रहे हैं या फिर अपने पापा से कंसेंट लेके नहीं आए हो तो आप हमारे साथ एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते हो कि पैसे पापा ही देंगे और आप मेरे को पढ़ाओ। तो वी कैन नॉट गो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेल्ड योर पेरेंट्स लायबल, क्योंकि वो एग्रीमेंट आपने मेरे साथ किया है एंड यू बीइंग अ माइनर, वो एग्रीमेंट आपका वैलिड ही नहीं रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है सर, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। सीधा समझ लो, अगर कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में होता भी तो एडल्ट सारी रिस्पांसिबिलिटीज के लिए, सारी लायबिलिटीज के लिए लायबल होगा, माइनर नहीं होगा, क्योंकि माइनर उसके साथ अगर आप करते भी हो तो ही इज हेल्ड रिस्पांसिबल। ठीक है, 13 पॉइंट है सर, श्योरिटी फॉर अ माइनर in a contract of guarantee when the adult stands surety for a minor, then he is liable to the third party as there is direct contract between the surety and the third party. अगर कोई श्योरिटी दे रहा है माइनर के लिए किसी थर्ड पार्टी को, तो दैट थर्ड पार्टी कैन नॉट कम टू माइनर उस चीजों के लिए, बट वो जाएगी श्योरिटी के पास जिसने श्योरिटी दी है। ठीक है, माइनर एज शेयर होल्डर, आगे जाके आप कंपनी एक्ट के अंदर भी ये पढ़ोगे, माइनर आप कभी भी किसी माइनर को शेयर होल्डर नहीं बना सकते, क्योंकि शेयर होल्डर अगर आप बनते हो तो उसमें भी एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, क्योंकि आप किसी कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर्स करते हो या फिर आप चाहे प्राइवेट लिमिटेड के चाहे लिमिटेड के, क्योंकि वो माइनर है वो शेयर होल्ड नहीं कर सकता, उसको अपना अच्छा बुरा नहीं पता। ठीक है, liability for torts, a tort is a civil wrong, a minor is liable in tort unless the tort in reality is a breach of contract.
Thus, when a minor borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed on to a friend. मतलब अगर माइनर कोई सिविल गलती करता है, मतलब जो कि which is not under IPC but it's under CRPC, वो आप उसको लाइबल बना सकते हो तब तक जब तक वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना करे, unless the tort in reality is a breach of contract. अगर वो breach of contract है तो फिर again minor was not of competent, not a competent person, it was not of that capability कि वो enter कर सके, तो आप उसके अंदर उसको मानोगे नहीं. Any doubt किसी को किसी की चीज में यहाँ पे? लास्ट पॉइंट दोबारा समझा दो. क्या बोल रहे हो सर? सर लास्ट पॉइंट दोबारा समझा दो. आप इसको ऐसे समझो कि माइनर ने अगर कोई सिविल गलती की है, मतलब इट इज नॉट अंडर आईपीसी बट अंडर सीआरपीसी, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर उसने अगर अपनी कोई गलती की है, तो जब तक वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तब तक आप उसको लायबल रख सकते हो. जैसे ही वो गलती ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है तब आप उसको लायबल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप माइनर के साथ करोगे वर्ड एब इश्यू, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी एंड बिगिनिंग वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके सर. अगला पॉइंट है सर पर्सन ऑफ साउंड माइंड, जो भी मैंने आपको उस टाइम पे ही पढ़ाया था कि आप कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करोगे एंटर, तो आप पर्सन ऑफ साउंड माइंड के अंदर ही करोगे, क्योंकि उसको अपने अच्छे भले का और अपने अच्छे बुरे का पता है. तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हो जिसको कि अपने अच्छे भले का या अच्छे बुरे का नहीं पता है, तो अगर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे तो वो इनवैलिड माना जाएगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी माना नहीं जाएगा कि वो वैलिड. ठीक है, तो अगर आप एंटर करते हो and if that other person proves that he is not of sound mind, then आपका contract will not be valid. Simple English, Hindi. Any doubt? No, sir. So a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. Person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. ठीक है, मतलब कभी कभी बावला हो जाता है पर ओकेजनली ठीक ही रहता है, मतलब 90% ऑफ द टाइम 24 घंटों में से 20 घंटे ठीक है, तो 4 घंटे बावला हो जाता है. तो आप अगर 20 घंटों में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे तो वैलिड होगा, बट वो 24 घंटे में 20 घंटे पागल है और 4 घंटे ठीक होता है, तो आप चाहे उसके 4 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एंटर करोगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है, अगला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्संस. बेसिकली अगर वो किसी कोर्ट ऑफ मतलब किसी एक्ट के अंदर या किसी लॉ के अंदर स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड हैं कि वो किसी चीज में एंटर अगर वो नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप उन बंदों से आप एंटर करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके माने जाएंगे वो आपके इनवैलिड बनेंगे. मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, मैंने हम लोग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े. ठीक है, कोई डाउट किसी को अभी तक यहाँ पे? और मैं क्लास को अभी यहीं पे रोकता हूँ, अगली क्लास हम लोग फ्री कंसेंट से स्टार्ट करेंगे. एनीबॉडी एनी डाउट? No, sir. ठीक है, और क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो आज की क्लास को ही शांति दे दे. Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट. और आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, एंड आपको कोई भी अगर डाउट्स अगर आते हैं then we can take that up in the next class. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Bye, sir. बाय बाय.